दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों एनसीईआरटी श्रृंखला में आज की वीडियो में प्रस्तुत है 8वीं कक्षा के नागरिक शास्त्र सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन भाग 3 का अध्याय 1 भारतीय संविधान। इस अध्याय में आप जानेंगे किसी भी देश को संविधान बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ती है। इसके अलावा भारतीय संविधान के संबंध में भारतीय संविधान के प्रमुख लक्षण कौन से हैं, मौलिक अधिकारों की व्यवस्था क्या है, प्रमुख मौलिक अधिकार कौन से हैं, और अध्याय के अंत में आप इस अध्याय में आए प्रमुख पारिभाषिक शब्दों और उसके अर्थ के बारे में जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। भारतीय संविधान। दोस्तों इस अध्याय में हम फुटबॉल के खेल से अपनी बात शुरू करेंगे। आप में से ज़्यादातर बच्चों ने इस खेल के बारे में ज़रूर सुना होगा और बहुतों ने खेला भी होगा। जैसा कि इसके नाम से ही अंदाज़ा हो जाता है, यह खेल पैरों से संबंधित है। फुटबॉल का एक नियम है कि गोलकीपर के अलावा और कोई खिलाड़ी गेंद को बाह से नहीं छू सकता है, और अगर किसी खिलाड़ी की बाह गेंद को छू जाती है तो इसे फाउल या गलत माना जाता है। कहने का मतलब यह है कि अगर खिलाड़ी फुटबॉल को हाथों में लेकर एक दूसरे को थमाने लगें तो उस खेल को फुटबॉल नहीं माना जाएगा। और इसी तरह हॉकी या क्रिकेट आदि दूसरे खेलों के भी कुछ तय नियम होते हैं, और इन नियमों से खेल को परिभाषित करने और अलग अलग खेलों के बीच फर्क करने में मदद मिलती है। इन खेलों की तरह दोस्तों हर समाज के भी कुछ मूलभूत नियम होते हैं, यानी कॉन्स्टिट्यूटिव रूल्स, मूलभूत नियम। दोस्तों उन्हीं से समाज का स्वरूप तय होता है, यानी कुछ ऐसे मूलभूत नियम जिनसे समाज का स्वरूप तय होता है और अलग अलग समाजों के बीच फर्क या अंतर का पता चलता है। बड़े समाजों में कई अलग अलग समुदाय एक साथ रहते हैं, वहाँ नियमों को आम सहमति के जरिए तय किया जाता है, और आधुनिक देशों में यह सहमति आमतौर पर लिखित रूप में पाई जाती है, और जिस दस्तावेज में ऐसे नियम मिलते हैं उसे संविधान कहा जाता है। तो संविधान की परिभाषा कहें या संविधान के बारे में आपको किसी को समझाना हो तो आप आसानी से ऐसे समझा सकते हैं कि किसी भी समाज को, किसी भी राज्य को संचालित करने के ऐसे मूलभूत नियम जिनके आधार पर लोगों और राज्य के बीच संबंधों का निर्धारण होता है, और आमतौर पर ये लिखित रूप में आधुनिक देशों में इसका प्रचलन है, और इस दस्तावेज या अभिलेख को संविधान कहा जाता है। दोस्तों पिछले कक्षाओं में आपने भारतीय संविधान के बारे में कुछ पढ़ा है, और दोस्तों आपको ये अंदाज़ा लग गया होगा कि संविधान की आवश्यकता हमें क्यों पड़ती है। दोस्तों क्या आपने ये कभी जानने की कोशिश की कि संविधान कैसे लिखा गया, उसे किसने लिखा था? इस अध्याय में हम इन्हीं सब मुद्दों के बारे में जानेंगे, और इसके अलावा आप ये जानेंगे कि भारतीय संविधान की मुख्य बातें कौन कौन सी हैं, उनकी विशेषताएं कौन सी हैं, क्या ये बातें भारतीय लोकतंत्र के लिए महत्वपूर्ण हैं। ये सब हम इस अध्याय के अंतर्गत जानेंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं किसी देश को संविधान की ज़रूरत क्यों पड़ती है। दोस्तों 1934 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा के गठन की मांग को पहली बार अपनी अधिकृत नीति में शामिल किया था। तो याद रखिएगा, वर्ष 1934 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा के गठन की मांग को पहली बार अपनी अधिकृत नीति में शामिल किया, और केवल भारतीयों को लेकर बनने वाली एक स्वतंत्र संविधान सभा की यह मांग दूसरे विश्व युद्ध के दौरान और भी तेज हो गई, और अंततः दिसंबर 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया। दोस्तों यहाँ पर जो चित्र है, यहाँ पर संविधान सभा के कुछ सदस्यों को दिखाया गया है। दिसंबर 1946 से नवंबर 1949 के बीच संविधान सभा ने स्वतंत्र भारत के लिए एक नए संविधान का प्रारूप तैयार किया, और 150 साल की अंग्रेजी हुकूमत के बाद भारतीयों को आखिरकार अपनी नियति और भविष्य तय करने का मौका मिला था। संविधान सभा के सदस्यों ने स्वतंत्रता संघर्ष से उपजे महान आदर्शों को ध्यान में रखते हुए इस काम को गंभीरता से अंजाम दिया, और संविधान सभा के कामों के बारे में आप आगे पढ़ेंगे। तो दोस्तों संविधान सभा ऐसी सभा होती है जो संविधान का निर्माण करती है, और भारत के संविधान का निर्माण भी इसी संविधान सभा के द्वारा किया गया था।
दोस्तों आज दुनिया के ज़्यादातर देशों के पास अपना संविधान है और आमतौर पर सभी लोकतांत्रिक देशों यानी डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ के बारे में उम्मीद की जा सकती है कि उनके पास उनका संविधान ज़रूर होगा। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि जिन देशों के पास अपने संविधान होते हैं वे सभी लोकतांत्रिक देश ही होंगे। संविधान कई उद्देश्यों की पूर्ति करता है। तो कौन कौन से उद्देश्य हैं जिनकी पूर्ति संविधान करता है? देखिए, पहला उद्देश्य क्या है कि यह दस्तावेज उन आदर्शों को सूत्रबद्ध करता है जिनके आधार पर नागरिक अपने देश को अपनी इच्छा और सपनों के अनुसार रच सकते हैं। इसका मतलब ये है कि संविधान ये बताता है कि हमारे समाज का मूलभूत स्वरूप क्या होगा और देश के भीतर आमतौर पर कई समुदाय रहते हैं, उनके बीच कई बातें समान होती हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि वे सारे मुद्दों पर एक दूसरे से सहमत ही हों। संविधान नियमों का एक ऐसा समूह होता है जिसको एक देश के सभी लोग अपने देश को चलाने की पद्धति के रूप में अपना सकते हैं और इसके जरिए वे न केवल ये तय करते हैं कि सरकार किस तरह की होगी, बल्कि उन आदर्शों पर भी एक साझी समझ विकसित करते हैं जिनकी हमेशा पूरे देश में रक्षा करनी चाहिए। अब देखिए यहाँ पर एक चित्र है दोस्तों, इसमें किस तरह से नेपाल में लोकतंत्र के लिए जन संघर्षों में किस तरह से 1990 में संघर्ष के बाद लोकतंत्र की स्थापना हुई और लोकतांत्रिक व्यवस्था 2002 यानी 12 साल तक कायम रही और अक्टूबर 2002 में राजा ज्ञानेंद्र ने गांव में माओवादी संगठनों के बढ़ते प्रभाव का बहाना बनाकर सेना की मदद से सरकार के विभिन्न कामों को अपने कब्जे में लेना शुरू कर दिया था। तो ये किस तरह से जो लोकतांत्रिक देश है वहाँ पे आंदोलन और इस तरह की चीज़ें चलती हैं। दोस्तों इन बातों का क्या मतलब है, तो आइए ये समझने के लिए दो बिल्कुल अलग अलग परिस्थितियों पर गौर करें। दोनों घटनाएं भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित नेपाल के ताज़ा इतिहास की घटना है। समाचार पत्रों के माध्यम से ऊपर दी गई खबर में बताया गया है कि नेपाल के लोगों ने हाल में एक अंतरिम संविधान को मंजूरी दी है और सवाल ये उठता है कि जब नेपाल में पहले से संविधान था तो उसे नए संविधान की ज़रूरत क्यों पड़ी। इसका कारण ये है कि कुछ समय पहले तक नेपाल एक राजतंत्र था, यानी कि वहाँ पर राजा प्रधान शासक होता था, वहाँ राजा का शासन था और 1990 में बना नेपाल का पिछला संविधान इस सिद्धांत पर आधारित था कि शासन की सर्वोच्च सत्ता राजा के पास रहेगी। नेपाल के लोग कई दशक से लोकतंत्र की स्थापना के लिए जन आंदोलन करते चले आ रहे थे और इसी संघर्ष के फलस्वरूप 2006 में आखिरकार उन्हें राजा की सत्ता को खत्म करने में कामयाबी मिल गई और अब नेपाल के लोग लोकतंत्र के रास्ते पर चलना चाहते हैं और इसके लिए उन्हें एक नया संविधान चाहिए। वे पिछले संविधान को इसलिए नहीं अपनाना चाहते क्योंकि उसमें वे आदर्श नहीं हैं जो वे नेपाल के लिए चाहते हैं या फिर जिनके लिए वे लड़ते रहे हैं। दोस्तों जिस तरह फुटबॉल के खेल में नियम बदलते ही खेल बदल जाता है, उसी तरह नेपाल को भी राजतंत्र की जगह लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था पर चलने के कारण अपने सारे नियम बदलने होंगे ताकि एक नए समाज की रचना की जा सके और यही कारण है कि नेपाल के लोग अपने देश के जरिए नया संविधान बना रहे हैं और संविधान का जो उद्देश्य होता है, जो लक्षण है, वो चाहते हैं कि नेपाल के लोग उनकी भावनाओं के आधार पर उनका संविधान बने। अब आइए देखते हैं दूसरा उद्देश्य क्या है संविधान का। तो दोस्तों संविधान का दूसरा प्रमुख उद्देश्य होता है देश की राजनीतिक व्यवस्था को तय करना। नेपाल के पुराने संविधान में ये कहा गया था कि देश के शासन की बागडोर राजा और मंत्रिपरिषद के हाथ में रहेगी और जिन देशों ने लोकतांत्रिक शासन पद्धति या राज्य व्यवस्था चुनी है वहाँ पर निर्णय प्रक्रिया के नियम तय करने में संविधान बहुत अहम भूमिका निभाता है। दोस्तों लोकतंत्र में हम अपने नेता खुद चुनते हैं ताकि हमारी ओर से वे सत्ता की जिम्मेदारी के साथ इस्तेमाल कर सकें। फिर भी इस बात की संभावना हमेशा रहती है कि ये नेता सत्ता का दुरुपयोग कर सकते हैं और इस तरह की विकृतियों से बचाव का उपाय संविधान में मिलता है। राजनेताओं द्वारा सत्ता के इस दुरुपयोग से लोगों के साथ भारी अन्याय हो सकता है, इसलिए भी संविधान की आवश्यकता पड़ती है। यहाँ पर देखिए एक चित्र दिया गया है। यहाँ पर सुरेश अपनी कक्षा का मॉनिटर है, वह दबंग किस्म का लड़का है, उसके सहपाठी भी उसे पसंद नहीं करते। क्लास टीचर श्रीमती राव अचानक किसी काम से बाहर जाना चाहती हैं, वह सुरेश को सब बच्चों का ख्याल रखने के लिए बोलकर चली जाती हैं। सुरेश मौके का फ़ायदा उठाता है और अनिल को तंग करने लगता है।
देखिए अनिल, आज मैं राव मैडम से तुम्हारी शिकायत करने वाला हूँ, लेकिन मैंने क्या किया है? तो श्रीमती राव के लौटने के बाद ये हुआ कि जब आप कक्षा से बाहर गई हुई थी तो अनिल शोर मचाकर सबको परेशान कर रहा था, उसने मेरी बात भी नहीं सुनी। अनिल, मैडम ने कहा, अनिल आज तुम्हें पूरी छुट्टी के बाद यहीं रुकना पड़ेगा। तुम आज 100 बार लिखोगे कि मैं मॉनिटर को तंग नहीं करूँगा। लेकिन मैडम मैंने तो कुछ नहीं किया। तो ये देखिए किस तरह से इस चित्रकथा में दिखाया गया है कि कोई भी एक मॉनिटर जो होता है या वो कक्षा को परेशान कर सकता है, उसी तरह से एक राजनेता जो होता है वो भी लोगों की भावनाओं से खेलकर या भावनाओं का सम्मान न करते हुए उन्हें परेशान कर सकता है। लोकतांत्रिक समाजों में प्राय संविधान ही ऐसे नियम तय करता है जिनके द्वारा राजनेताओं के हाथ से सत्ता के दुरुपयोग को रोका जा सकता है। भारतीय संविधान में ऐसे बहुत सारे कानून मौलिक अधिकारों वाले खंड में दिए गए हैं। दोस्तों देखिए कि पिछले अध्याय में आपने एक दलित ओम प्रकाश वाल्मीकि के बारे में पढ़ा था कि किस तरह से उन्होंने जो है छोटे जाति बड़ी जातियों से वो अपना सामाजिक ऐसा झेला था जिसको उनके पिता ने देखा। उनसे झाड़ू लगवाया जा रहा था क्लासरूम के बाहर, उनके पिता ने देखा और उनको स्कूल से बाहर निकलवा लिया था। दोस्तों, भारतीय संविधान देश के सभी नागरिकों को समानता का अधिकार देता है। हमारा संविधान ये भी कहता है कि धर्म, नस्ल, जाति, लिंग और जन्मस्थान के आधार पर किसी देश और नागरिक के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता है और समानता का अधिकार भारतीय संविधान में एक मौलिक अधिकार दिया गया है, लेकिन कहीं कहीं इसका उल्लंघन भी होता है। दोस्तों, लोकतंत्र में संविधान का एक महत्वपूर्ण काम ये होता है कि कोई भी ताकतवर समूह जो है किसी दूसरे कम ताकतवर समूह या अन्य लोगों के खिलाफ अपनी ताकत का इस्तेमाल न करे। और एक चित्रकथा के माध्यम से यहाँ पर देखिए, जब खेल की घंटी शुरू होने वाली है तो यहाँ पर किस तरह से चलो आज कुछ अलग खेलते हैं बास्केटबॉल, लेकिन कुछ बच्चे कहते हैं हम तो क्रिकेट खेलेंगे। शिक्षक इस विवाद को हल करने में दोनों विवादों का पक्ष उठाकर राय जानने की कोशिश करते हैं। तो होना ही था, क्योंकि लड़कों की संख्या कक्षा में ज़्यादा थी, इसलिए लड़कियां हार जाती हैं और हमें सदा वही करना पड़ता है जो लड़के चाहते हैं, क्योंकि उनकी संख्या कक्षा में ज़्यादा है। मैडम को फैसला लेने का कोई और तरीका सोचना चाहिए ताकि हमारी इच्छा पर भी गौर किया जाए, ये लड़कियां सोचती हैं। दोस्तों, इस तरह के अस्वस्थ हालात जो होते हैं वो लोकतांत्रिक समाजों में भी पैदा हो सकते हैं। जहां पर एक गुट बहुमत में होता है तो बहुमत वाला गुट हमेशा ऐसे फैसले लागू करता है जिसमें अल्पसंख्यकों की सहमति नहीं होती है और उनका नुकसान होता है। इससे दोस्तों बहुमत की निरंकुशता, यानी जो लोग संख्या में ज़्यादा हैं उनकी ही चलेगी, तो उसे बहुमत की निरंकुशता कहते हैं और इसका खतरा हर समाज में बना रहता है। संविधान में जो दिए गए नियमों से इस बात का ख्याल रखा जाता है कि अल्पसंख्यकों को किसी ऐसी चीज़ से वंचित न किया जाए जो बहुसंख्यकों के लिए सामान्य रूप से उपलब्ध है। अल्पसंख्यक कौन होते हैं? तो किसी समाज में जो कम संख्या में रहने वाले या कम आबादी वाली जनसंख्या है वो अल्पसंख्यक, या अधिक संख्या में रहने वाले लोग बहुसंख्यक होते हैं। ये आप किसी जाति के आधार पर कर सकते हैं, धर्म के आधार पर भी कर सकते हैं। दोस्तों, यह दबदबा एक समुदाय द्वारा दूसरे समुदाय के ऊपर भी हो सकता है या फिर एक समुदाय के भीतर कुछ लोगों द्वारा अपने ही समुदाय के लोगों पर होता है। संविधान क्यों होना चाहिए, मुद्दा ये है दोस्तों। इसका महत्वपूर्ण कारण ये है कि हम खुद को अपने आप से बचा सकें। ये बात सुनने में ज़रा अजीब लगती है, लेकिन असल में इसका मतलब ये है कि कई बार हम किसी मुद्दे पर बहुत तीखे ढंग से सोचने लगते हैं और ऐसे विचार हमारे व्यापक हितों के लिए नुकसानदेह हो सकते हैं। संविधान हमें ऐसी भावनाओं से बचाने में मदद करता है और इसलिए भी संविधान होना चाहिए। दोस्तों, संविधान हमें ऐसे फैसले लेने से भी रोकता है जिनसे उन बड़े सिद्धांतों को ठेस पहुंच सकती है जिनमें देश आस्था रखता है। जैसे ये हो सकता है कि लोकतंत्र को मानने वाले अधिकांश लोग गंभीरता से महसूस करने लगें कि दलगत राजनीति यानी पार्टी पॉलिटिक्स बहुत विकृत हो चुकी है, इसलिए अब चीज़ों को दुरुस्त करने के लिए किसी तानाशाह को ही शासन सौंप देना चाहिए या फौजी शासन हो जाना चाहिए।
इस भावना में बहकर बहुधा लोग इस बात को महसूस नहीं कर पाएंगे कि लंबे दौर में तानाशाही शासन तो उनके सारे हितों को तहस नहस कर देगा। एक अच्छा संविधान देश की बुनियादी संरचना को इस तरह के उन्माद से बचाता है और यह ऐसे प्रावधानों को आसानी से पलटने नहीं देता जिनके जरिए नागरिकों के अधिकारों को आश्वासन मिलता है और उनके स्वतंत्रता की रक्षा होती है। तो दोस्तों, संविधान में ऐसे नियम होते हैं जो कि उग्रता से बचाते हैं, यानी संविधान में नागरिकों के अधिकारों और उनकी स्वतंत्रता के रक्षा का भी गारंटी दिया जाता है। दोस्तों, यहाँ पर देखिए कि उदाहरण देख सकते हैं आप कि कैसे मूलभूत नियम जो होते हैं वो लोकतांत्रिक समाज में पाए जाते हैं। दोस्तों, भारतीय संविधान में कुछ मूलभूत नियम होते हैं, मुख्य आयाम होते हैं, और हम ये जानेंगे कि भारतीय संविधान में कौन से मुख्य लक्षण हैं जिनके आधार पर हमारा संविधान काम करता है। यहाँ पर देखिए एक चित्र दिया गया है दोस्तों। संविधान सभा के सदस्यों के बीच एकता की एक जबरदस्त भावना थी। भावी संविधान के एक एक प्रावधान पर जमकर चर्चा हुई और सभी लोग सहमत विकसित करने के बारे में गंभीर थे। ये चित्र जो है ये इसमें मध्य में सरदार वल्लभ भाई पटेल दिखाई दे रहे हैं जो संविधान सभा के एक महत्वपूर्ण सदस्य थे। आइए अब जानते हैं भारतीय संविधान के मुख्य लक्षणों के बारे में। दोस्तों, 20वीं सदी तक आते आते भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन कई दशक पुराना हो चुका था। स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान राष्ट्रवादियों ने इस बात पर काफ़ी विचार किया था कि स्वतंत्र भारत किस तरह का होना चाहिए। ब्रिटिश शासन के अंतर्गत उन्हें जिन नियमों को मानना पड़ता था वे उन्होंने खुद नहीं बनाए थे, यानी जो ब्रिटिश शासन में कानून थे वो हमारे द्वारा या हमारे लोगों के द्वारा नहीं बनाए गए थे, जो जबकि वो एक विदेशी सत्ता के द्वारा बनाए गए थे। औपनिवेशिक राज्य के लंबे अत्याचारी शासन ने भारतीयों के सामने इतना जरूर स्पष्ट किया था कि स्वतंत्र भारत को एक लोकतांत्रिक देश होना चाहिए। इसमें प्रत्येक नागरिक को समान माना जाएगा, सभी को सरकार में हिस्सेदारी का अधिकार होगा। इसके बाद ये भी तय करना था कि भारत में लोकतांत्रिक सरकार का गठन कैसे किया जाए और उसके कामकाज के नियम क्या हों। यह काम किसी एक आदमी के वश का नहीं था, इसमें लगभग 300 लोगों ने योगदान दिया था। दोस्तों, 1946 में गठित की गई संविधान सभा के जो लोग सदस्य थे उन्होंने संविधान के निर्माण के लिए 3 साल तक संविधान सभा की बैठकें करते संविधान का निर्माण कराया था। दोस्तों, संविधान सभा के जो सदस्य थे उनके सामने बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी, क्योंकि हमारे देश में कई समुदाय थे, उनकी भाषा भी एक नहीं थी, उनका धर्म भी एक नहीं था और न ही संस्कृति एक जैसी थी। वैसे भी जब संविधान लिखा जा रहा था उस समय हमारा देश भारी उथल पुथल से गुजर रहा था। भारत और पाकिस्तान का बंटवारा लगभग तय हो चुका था। कुछ रियासतें तय नहीं कर पा रही थी कि उनका भविष्य क्या होगा, वे किधर जाएंगी, यानी भारत में रहेंगी कि पाकिस्तान में रहेंगी। इसके अलावा जनता की जो सामाजिक आर्थिक स्थिति थी वो भी बहुत भयानक थी। संविधान सभा के सदस्यों के सामने ये सारे मुद्दे थे, लेकिन उन्होंने अपने इस ऐतिहासिक दायित्व को बहादुरी और तन्मयता के साथ पूरा किया और देश को ऐसा कल्पनाशील दस्तावेज दिया जिसमें राष्ट्रीय एकता को बनाए रखते हुए विविधता के प्रति गहरा सम्मान दिखाई देता है। उन्होंने जो दस्तावेज तैयार किया उसमें सामाजिक आर्थिक सुधारों के जरिए गरीबी उन्मूलन और जनप्रतिनिधियों के चयन में जनता की महत्वपूर्ण भूमिका काफ़ी जोरों पर थी। दोस्तों, यहाँ पर ये चित्र आप देख सकते हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का चित्र है। इनको संविधान का जनक कहा जाता है। डॉक्टर अंबेडकर का विश्वास था कि संविधान सभा में उनकी हिस्सेदारी से अनुसूचित जातियों को संविधान के प्रारूप में कुछ सुरक्षात्मक व्यवस्था मिली है, लेकिन उन्होंने यह भी कहा था कि भले ही कानून बन गए हों अभी भी अनुसूचित जातियां बेफिक्र नहीं हो सकती, क्योंकि इन कानूनों का संचालन सवर्ण हिंदू अधिकारियों के हाथों में है। इसलिए उन्होंने अनुसूचित जातियों से आह्वान किया कि वे सरकार के अलावा लोक सेवाओं में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। दोस्तों, भारतीय संविधान के प्रमुख विशेषताओं में देखिए कौन कौन सी विशेषताएं शामिल की गई हैं। पहली विशेषता है संघवाद यानी फेडरलिज्म। दोस्तों, संघवाद का मतलब ये है कि देश में एक से ज़्यादा स्तर की सरकारों का होना, और हमारे देश में राज्य स्तर पर भी सरकारें हैं, केंद्र स्तर पर भी सरकारें हैं,
पंचायती राज व्यवस्था शासन का तीसरा स्तर है, यानी सरकारों के 3 स्तर हमारे यहाँ अपनाए गए हैं। दोस्तों, भारत में इतने सारे समुदायों की उपस्थिति का सीधा मतलब ये था कि यहाँ की शासन की एक ऐसी व्यवस्था विकसित करनी होगी जिसमें राजधानी दिल्ली में बैठे मुट्ठी भर लोग ही पूरे देश के फैसले न लेने लगें। इसलिए प्रांतीय स्तर पर भी सरकारों की व्यवस्था की गई ताकि अपने क्षेत्र या इलाकों के हिसाब से अलग अलग फैसले लिए जाएं। भारत के सभी राज्यों को कुछ मुद्दों पर फैसले लेने का स्वायत्त अधिकार है। राष्ट्रीय महत्व के सवालों पर सभी राज्यों को केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए कानूनों को मानना पड़ता है। कार्य क्षेत्र की स्पष्टता के लिए संविधान में कुछ सूचियां दी गई हैं जिनमें बताया गया है कि कौन से स्तर की सरकार किन मुद्दों पर कानून बना सकती है, और इसके साथ संविधान ये भी तय करता है कि प्रत्येक स्तर की सरकार अपने कार्यों के लिए पैसे का इंतजाम कहाँ से कर सकती है। संघवाद के अंतर्गत राज्य केवल केंद्रीय सरकार के प्रतिनिधि नहीं होते हैं, उन्हें भी संविधान से अपनी ताकत और अधिकार मिलते हैं और भारत के सभी लोग इन सभी स्तरों की सरकारों द्वारा बनाए गए कानूनों और नीतियों के अंतर्गत आते हैं। दूसरी विशेषता है दोस्तों संसदीय शासन पद्धति। तो भारत में जो है संसदीय प्रकार की शासन व्यवस्था अपनाई गई है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक जो चित्र दिया गया है, यहाँ पर लोग मतदान के लिए इकट्ठे हुए हैं। ये वोट डालने के लिए लाइनें हैं। दोस्तों, मतदान से हम अपने राजनीतिक शक्ति का प्रयोग करते हैं और ये हम दर्शाते हैं कि राजनीतिक व्यवस्था में हमारी भागीदारी है। जब संविधान सभा ने सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के सिद्धांत को स्वीकृति दी तो संविधान सभा के सदस्य A.K. अय्यर ने कहा था कि यह कदम आम आदमी और लोकतांत्रिक शासन की सफलता में गहरी आस्था का द्योतक और इस विश्वास पर आधारित है कि वयस्क मताधिकार के जरिए लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना ज्ञानोदय लाएगी और यह आम आदमी के कुशलक्षेम, जीवन स्तर, सुविधा और बेहतर स्थिति को प्रोत्साहन देगी। तो दोस्तों, संविधान के सभा के सदस्य जब संविधान की रचना कर रहे थे तो उन्हें ये लगा कि जनता स्वतंत्रता संघर्ष ने भारतीय जनता को वयस्क मताधिकार के प्रयोग करने के योग्य बना दिया है। उन्हें विश्वास था कि इससे न केवल लोकतांत्रिक सोच और तौर तरीकों को प्रोत्साहन मिलेगा बल्कि जाति, वर्ग और औरत मर्द के फर्क पर आधारित ऊंच नीच की बेड़ियों को भी तोड़ा जा सकता है। सार्वभौमिक मताधिकार का अर्थ क्या है? तो दोस्तों, सार्वभौमिक मताधिकार का अर्थ ये होता है कि एक निश्चित आयु सीमा प्राप्त कर लेने के बाद सभी व्यक्तियों को बिना जाति, धर्म, लिंग, वर्ण आदि का भेदभाव किए मत देने का अधिकार। दोस्तों, सार्वभौमिक मताधिकार जो होता है इसके द्वारा लोग अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं और हर व्यक्ति खुद चुनाव भी लड़ सकता है, चाहे उसकी सामाजिक पृष्ठभूमि कैसी भी क्यों न हो। जो चुने गए प्रतिनिधि होते हैं जनता के प्रति जवाबदेह होते हैं और लोकतांत्रिक कार्य पद्धति में प्रतिनिधित्व बहुत महत्वपूर्ण होता है। तीसरी विशेषता है शक्तियों का बंटवारा। दोस्तों, शक्तियों का बंटवारा तो संविधान के अनुसार सरकार के 3 अंग होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका में हमारे निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं। कार्यपालिका ऐसे लोगों का समूह है जो कानूनों को लागू करने और शासन चलाने का काम देखता है। न्यायालयों की व्यवस्था को न्यायपालिका कहा जाता है, जिसके बारे में आगे आप पढ़ेंगे। सरकार के किसी भी शाखा द्वारा सत्ता के दुरुपयोग को रोकने के लिए प्रावधान किया गया है और इन सभी अंगों की शक्तियां एक दूसरे से अलग की गई हैं। तो ये जो शक्तियों का बंटवारा है इससे न केवल व्यक्तियों के अधिकार सुरक्षित रहते हैं बल्कि उनके स्वतंत्रता की रक्षा भी होती है और अलग अलग शक्तियां या उनके प्रयोग की अलग अलग शक्तियों के कारण लोगों के बीच जो है या सत्ता के तीनों अंगों के बीच संतुलन भी बना रहता है और कोई अंग अपनी मनमानी नहीं कर सकता है। दोस्तों, संविधान सभा के सदस्यों को ये भय था कि कहीं कार्यपालिका इतनी ताकतवर न हो जाए कि विधायिका के प्रति अपने दायित्वों की उपेक्षा ही करने लगे और इस आशंका को ध्यान में रखते हुए सभा ने ऐसे कई प्रावधान किए जिनसे कि शासन की कार्यकारी शाखा द्वारा की जाने वाली कार्यवाहियों को सीमित और नियंत्रित किया जा सकता है। अगला जो चौथी विशेषता है दोस्तों वो है मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स। दोस्तों, मौलिक अधिकारों वाला खंड भारतीय संविधान की अंतरात्मा कहलाता है
औपनिवेशिक शासन ने राष्ट्रवादियों के दिमाग में राज्य के प्रति संदेह का भाव पैदा किया था। इसलिए राष्ट्रवादी ये चाहते थे कि स्वतंत्र भारत में राज्य की सत्ता दुरुपयोग से बचाने के लिए कुछ लिखित अधिकार होने चाहिए और मौलिक अधिकार देश के सभी नागरिकों को राज्य की सत्ता के मनमाने और निरंकुश प्रयोग से बचाते हैं। इस तरह से संविधान दोस्तों राज्य और अन्य व्यक्तियों के समक्ष व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा करता है। मौलिक अधिकारों की व्यवस्था इसलिए भी महत्वपूर्ण थी दोस्तों क्योंकि कई अल्पसंख्यक समुदाय चाहते थे कि संविधान में ऐसे अधिकारों को शामिल किया जाए जो उनके समूह की रक्षा कर सके। जैसे बहुसंख्यकों से अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा का आश्वासन भी संविधान में दिया गया है। और इन मौलिक अधिकारों के बारे में संविधान शिल्पी डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि इनका दोहरा उद्देश्य है। पहला, हर एक नागरिक ऐसी स्थिति में हो कि वह उन अधिकारों के लिए दावेदारी कर सके और दूसरा ये कि ये अधिकार उस सत्ता और संस्था के लिए बाध्यकारी हों जिसे कानून बनाने का अधिकार दिया गया हो। दोस्तों मौलिक अधिकारों के अलावा हमारे संविधान में एक खंड और नीति निर्देशक तत्वों का शामिल किया गया था और संविधान सभा के सदस्यों ने यह खंड इसलिए जोड़ा था ताकि और ज़्यादा सामाजिक और आर्थिक सुधार लाए जा सकें और वे ये चाहते थे कि स्वतंत्र भारतीय राज्य जनता की गरीबी दूर करने वाले कानून और नीतियां बनाते हुए इन सिद्धांतों को मार्गदर्शक के रूप में हमेशा अपने सामने रखे। मौलिक अधिकारों की बात चली है दोस्तों तो संविधान में 6 प्रकार के मौलिक अधिकार दिए गए हैं। यहाँ पर देखिए भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकार वर्णित किए गए हैं उनमें से कुछ अधिकारों की बात की गई है, जैसे समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार तथा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये जो मौलिक अधिकार हमें 6 प्रकार के प्रदान किए गए हैं उनका दायरा अत्यंत विस्तृत है और संविधान द्वारा अनेक व्याख्याओं द्वारा इसे और भी विस्तारित किया जाता है। 5वीं विशेषता हमारे संविधान की है दोस्तों धर्मनिरपेक्षता यानी सेकुलरिज्म। धर्मनिरपेक्ष राज्य क्या होता है तो वह राज्य जिसमें राज्य का कोई अधिकृत धर्म नहीं होता है, राज्य के आधार पर धर्म के साथ कोई भेदभाव नहीं करता है। और दोस्तों कभी कभी किसी देश का इतिहास ये तय कर देता है कि देश का संविधान कैसा होगा। संविधान उन आदर्शों को तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है जिन्हें हम अपने देश और अपने प्रतिनिधियों के जरिए साकार करना चाहते हैं। जिस तरह फुटबॉल के नियम बदलते ही खेल बदल जाता है, उसी तरह जिन देशों के संविधान में भारी बदलाव आ जाते हैं वहाँ देश का बुनियादी स्वरूप बदल जाता है। और ये उदाहरण हम नेपाल में देख चुके हैं कि किस प्रकार नेपाल राजतंत्र से लोकतंत्र की ओर उन्मुख हुआ है। दोस्तों हमने भारतीय संविधान के कुछ आयामों को बारे में पढ़ा। ये कई बार काफ़ी जटिल दिखाई देते हैं और उन्हें समझने में मुश्किल भी होती है, लेकिन अभी आप को आगे जो है संविधान के इन पहलुओं के बारे में हम आगे पढ़ते जाएंगे और आपको वैसे वैसे जानकारी होती जाएगी। यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर ब्लैक एंड वाइट में चित्र दिखाए गए हैं। ये तस्वीरें 24 जनवरी 1950 के संविधान सभा के विभिन्न सदस्य अपनी आखिरी बैठक में संविधान की एक प्रति पर हस्ताक्षर कर रहे हैं। और इसमें देखिए यहाँ पर सबसे ऊपर वाला चित्र, यहाँ पर नेहरू टोपी पहने जवाहरलाल नेहरू हैं, फिर बीच वाले में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं और नीचे वाले चित्र में जो लोग दिखाई दे रहे हैं उसमें जयराम दास दौलत राम, खाद्य एवं कृषि मंत्री राजकुमारी अमृत कौर, स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर जान मथाई वित्त मंत्री, सरदार वल्लभ भाई पटेल उप प्रधानमंत्री और उनके पीछे श्री जगजीवन राम श्रम मंत्री खड़े हैं। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो भारतीय संविधान या भारत का संविधान। इस अध्याय के अध्ययन में हमें कुछ जो हैं शब्द मिले थे, पारिभाषिक शब्द, उनके बारे में जानते हैं। यहाँ पर देखिए जो शब्द संकलन है वो इस प्रकार से है। पहला है मनमानापन। जब सब कुछ किसी के व्यक्तिगत फैसलों या पसंद नापसंद से चलने लगता है तो उसे मनमानी या मनमानापन कहा जाता है। जहाँ नियम जो हैं वो तय नहीं किए गए हों या जहाँ फैसलों का कोई आधार नहीं होता है उसे मनमाना कहा जा सकता है। आदर्श दोस्तों, जब कोई लक्ष्य या सिद्धांत अपने सबसे शुद्ध या सर्वश्रेष्ठ रूप में होता है तो उसे आदर्श कहा जाता है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन।
भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का उदय 19वीं सदी में हुआ और इस आंदोलन में हजारों पुरुष और औरतों ने ब्रिटिश शासन से लोहा लेने के लिए एकजुट हुए और ये आंदोलन 1947 में भारत की आज़ादी में परिणत हुआ। और इसी वर्ष की इतिहास की पाठ्यपुस्तक में इस आंदोलन के बारे में आप जानेंगे। राज्य व्यवस्था या पॉलिटी। दोस्तों, राज्य व्यवस्था का आशय ऐसे समाज से है जिसकी राजनीतिक संरचना व्यवस्थित है और भारत एक लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था है। संप्रभु या सॉवरेन क्या है? तो दोस्तों, संप्रभु जो है उसके पास जिसके पास संपूर्ण शक्तियां होती हैं। दोस्तों, संप्रभु अगर जो भारतीय संविधान या भारत के संदर्भ में देखा जाए तो भारत की जनता के पास अंतिम शक्ति निहित है। मानव व्यापार। दोस्तों, राष्ट्रीय सीमाओं के आर पार विभिन्न चीज़ों की गैर कानूनी खरीद बिक्री को अवैध व्यापार कहा जाता है। और दोस्तों, मौलिक अधिकारों के संबंध में आपने पढ़ा है कि अवैध व्यापार जो है ये औरतों और बच्चों की गैर कानूनी खरीद फरोख्त होता है, जिसे मानव व्यापार कहा जाता है। निरंकुशता। निरंकुशता का अर्थ ये होता है कि सत्ता या अधिकारों का क्रूर एवं अन्यायपूर्ण इस्तेमाल। तो ये था आज का वीडियो दोस्तों। ये पहला ही अध्याय था 8वीं कक्षा के नागरिक शास्त्र का। अध्याय 1 था भारतीय संविधान और मुझे आशा है कि इसमें अत्यंत ही आसानी से आपको समझाया गया है भारतीय संविधान के बारे में, किसी देश को संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ती है, भारतीय संविधान जो है उसके प्रमुख लक्षण कौन कौन से हैं, और इसके अलावा जो कठिन टर्मिनोलॉजीज थी या पारिभाषिक शब्दावलियाँ थीं उनके बारे में भी आप आसानी से समझ गए होंगे। आगे भी हम इस श्रृंखला को कंटिन्यू करेंगे और जैसा कि आप जानते हैं कि 6वीं से 12वीं कक्षा की संपूर्ण एनसीईआरटी को चैप्टर बाय चैप्टर हम इसमें कवर करेंगे। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।